ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आज बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली अब हम लोग जो मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपना क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे, ठीक है? डाटा कलेक्शंस के मेथड कौन-कौन से होते हैं? डाटा दो तरीके से हम लोग जो है कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। दोनों के बारे में आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था थोड़ा सा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं कि अगर हम लोग एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखना बताया, फिर आपको बताया लिटरेचर रिव्यू किस तरह से राइट अप करेंगे, फिर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले ही लिटरेचर रिव्यू में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बारे में बता दिया था। अब फिर जो हमारा फोर्थ पोर्शन था मेथोडोलॉजी वाला, उसमें मैंने आपको बताया रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में और उसके चंद एक एलिमेंट्स के बारे में कि हम जो एक कोई भी रिसर्च पेपर जब हम खोलते हैं तो आप देखिएगा उनके अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसमें बताया जाता है यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, स्टडी डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है, फिर बताया जाता है क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है, फिर बताया जाता है कि जो यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है या ग्रुप है। उसके अलावा जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, फील्ड स्टडी है, उसके बाद फील्ड एक्सपेरिमेंट है या लैब एक्सपेरिमेंट है, या हमने पढ़ा मिनिमल है या मैक्सिमल है, फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्राइव्ड है या नॉन कॉन्ट्राइव्ड है। ये चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, मेथोडोलॉजी के जैसे स्टार्ट होगी, स्टडी का पर्पस बताने के बाद, स्टडी का पर्पस मींस योर गोल ऑफ द स्टडी, वी वांट टू स्टडी फ्रॉम दिस रिएक्शंस ऑन दिस वेरिएबल, ये बताने के बाद आप बताओगे उसकी डिटेल के बारे में। अगर वेरिएबल की डिटेल के बारे में बताएंगे आप कहेंगे डिस्क्रिप्टिव है, अगर प्रीवियसली लिंक करेंगे आप कहेंगे एक्सप्लोरेटरी है। इस तरह से टाइम हॉरिजॉन क्रॉस सेक्शनल सब कुछ आप इस तरह से देखेंगे। अगेन बता रही हूँ, कुछ पेपर्स में कुछ जगह पे वो क्लियरली मेंशन होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मेंशन नहीं होता। हम वो पढ़ के स्टेटमेंट, जिस तरह से आपको मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स दिखाई थी, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि उसमें से अब आपको मैंने बताया था मिनिमल है कि मैक्सिमल है इंटरफेरेंस, क्रॉस सेक्शनल है कि लॉन्गिट्यूडनल है। इस तरह से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? फिर अपनी वर्डिंग में लिख के आप मुझे बताएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब आप लोग अपनी ही रिसर्च करने जा रहे होंगे, जब आप रिसर्च नेक्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च आपकी स्टार्ट होगी, प्रैक्टिकल आप करेंगे, तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह से अपना रिसर्च थीसिस राइट अप करना है, अपना प्रोजेक्ट किस तरह से करना है, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे जो इंटर्नशिप जस्ट करेंगे, जान छुड़ा देंगे और कहेंगे जस्ट दैट्स ऑल। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब जिनकी कोशिश होगी कि हम लोग इन फ्यूचर एमफिल करें, पीएचडी करें या अपने रिसर्च वर्क में एक नाम बनाएं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे रिसर्च वर्क, रिसर्च थीसिस को, ठीक है? तो उस वक्त आपको मैं याद आऊँगी कि मैम प्लीज़ हमें बता दें। अगेन मैं बता रही हूँ, जो बच्चे मुझे क्लास में पार्टिसिपेशन करते हुए नज़र आए, जिन बच्चों का मुझे आउटपुट क्लास में नज़र आया, मुझसे क्वेश्चनिंग की, जिनका मुझे इंटरेस्ट डेवलपमेंट नज़र आई, उनकी तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगी, चाहे किसी भी लेवल की हो सके। लेकिन जो बाकी बच्चे होंगे उनको मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगी, ठीक है? अभी क्लास में जो मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो पूछें, सीखे रिसर्च जितने सीख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ लेके चलेंगे तो। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इसको, ठीक है? आप भी कहते होंगे मैम आपकी सारी 5 मिनट तो मैम जो हैं वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही देती हैं, ठीक है? ये ज़रूरी है बच्चे, मोटिवेशन जो है ना, विदाउट मोटिवेशन आप सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते। तो मोटिवेशन जो है वो मेन एलिमेंट है बिजनेस रिसर्च को पढ़ने का, ठीक है? रिसर्च का मतलब क्या है, ठीक है? टू फाइंड आउट समथिंग, टू फाइंड आउट न्यू समथिंग। तो अभी मेरी भी कोशिश यही होती है कि स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए आपको, फिर स्टार्ट किया जाए, ठीक है? चलें, अब हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो लिंक करता है मेजरमेंट से, ठीक है? हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा मूवमेंट करती हूँ ऊपर की तरफ और मैं आपको दोबारा से लेके जाती हूँ टेबल पे। आप जो रिसर्च डिज़ाइंस का मैंने आपको टेबल दिखाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था आपने सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जो देखना है, आपने देखना है डिटेल ऑफ द स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन में हमने सिर्फ जस्ट देखा था डिटेल ऑफ द स्टडी, लेकिन ये जो नेक्स्ट पोर्शन था हमारा मेजरमेंट का, इस मेजरमेंट में हमें बताना पड़ता है कि अब हम ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ ये मेजरमेंट एंड मेयर्स के बारे में, डाटा कलेक्शन मेथड एंड डाटा एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ये एक अलग से बॉक्स था मेजरमेंट का, इसको ये टाइम टेकिंग है और अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपकी क्वेश्चनर जो हम बिल्डअप करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए, उसको बिल्ड करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब मैं मूव करते हैं हम लोग उसकी तरफ। ये जो गुडनेस ऑफ डाटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारा के सारा ये डाटा एनालिसिस हम सॉफ्टवेयर के जरिए से करेंगे, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च वर्क को एंडिंग वाली साइड पे ले जाते हुए, ठीक है। अभी हम लोग ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सब, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड स्केलिंग, ठीक है। मेजरमेंट एंड स्केलिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सॉरी, एक मैं इसको ज़रा रूटीन के साथ ले आऊँ। मेजरमेंट, स्केलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट बेसिकली 4 स्केल ऐसे हैं जिसके ज़रिए से हम लोग स्केल को मेजर करते हैं। एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है इंटरवल और एक होता है रेशनल। ये क्यों किया जाता है और ज़रूरी क्यों है? नॉमिनल का मतलब होता है कि आप नॉमिनल का मतलब होता है कि जैसे कि आप देखें, सॉरी, नॉमिनल से पहले मैं आपको ऑर्डिनल का कंसेप्ट दूँ। नॉमिनल आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ऑर्डिनल का जो वर्ड है, ऑर्डिनल का वर्ड निकला है ऑर्डर से, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो ऑर्डर वाइज राइट अप की गई हो। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और फॉर्म फिल कर रहे होते हैं फॉर एमफिल एडमिशन्स, और आपसे कहा जाता है, ऑर्डर यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म पे फिलिंग है, नंबर 1 पे यू हैव टू एंटर योर मैट्रिकुलेशन मार्क्स, ठीक है, योर मैट्रिकुलेशन परसेंटेज और 10%, देन इंटर, फिर ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स। आप क्या करते हैं, आप क्या उनको शफल कर सकते हैं? 1 की जगह आप लिख सकते हैं मास्टर्स, 2 की जगह मैट्रिक, 3 की जगह ग्रेजुएशन एंड 4 की जगह इंटरमीडिएट। क्या वो जो ऑर्डर उन्होंने एक बनाया हुआ सीक्वेंस है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा ऑर्डर जिसको चेंज ना किया जा सकता हो वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। नॉमिनल में क्या होता है, आप शफल कर भी दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपको मैंने कहा मेल एंड फीमेल, अब मेल है, ये फीमेल है, आप चाहे 1 को टिक कर दें चाहे 2 को, ठीक है। अब 1 पे फीमेल रख दें, सेकंड पे मेल रख दें, या आप शफल कर दें दोनों को, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मींस जो ऑर्डर स्पेसिफाई हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑर्डिनल में जाएंगे, और जिनको आप शफल कर सकते हैं वो नॉमिनल में जाएंगे। इंटरवल का मतलब होता है, इंटरवल मीन्स टू स्पेसिफाई अ गैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल आगे देती हूँ। रेशो का मतलब है कि आप एक रेशो की फॉर्म बना लें उनको, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ, ठीक है। बेसिक जो हमारे यूनिट ऑफ स्केल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। बहुत रेयर हो इंटरवल एंड रेशनल स्टार्ट हो। नॉमिनल स्केल है क्या? A nominal scale is one that allow the researcher to assign subject to certain categories or group, ठीक है। कि हम जो एक सब्जेक्ट उसको असाइन कर रहे हैं, या एक नंबर जो उसको असाइन कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी है हम किस ग्रुप को क्या नंबर असाइन करें। मैं आपकी क्लास में ग्रुपिंग जो है बना देती हूँ 3 स्टूडेंट्स की, और मैं कहती हूँ 4 ग्रुप बनाए हैं मैंने। अब मेरी मर्जी, मैं किसी असाइनमेंट में किसी मार्क्स की बिना पे, बिहेवियर की बिना पे, किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी मुझे बाउंड नहीं करी कि आपने यही ग्रुप फर्स्ट बनाना है, यही सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इट्स माय परसेप्शन, इट्स माय विलिंग कि मैं किसको नंबर 1 देती हूँ, किसको नंबर 2, किसको नंबर 3 एंड किसको नंबर 4। मैं शफल भी कर सकती हूँ उसको, ठीक है। तो ये नॉमिनल स्केल में आएगा। व्हाट इज योर डिपार्टमेंट? आप डिपार्टमेंट आप बता सकते हैं यहाँ पे, आप उनको डिपार्टमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइनेंस के आप मार्केटिंग को कर लें, मार्केटिंग के आप पब्लिक रिलेशनशिप को कर दें, नहीं। मीन्स टू से कि आप इनको इनके बॉक्सेस को उठा के शफल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मैंने आपको मेल एंड फीमेल के एग्जाम्पल, व्हाट इज योर जेंडर, मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसको किसी को आप नंबर 1 दे दें, किसी को आप नंबर 2 दे दें, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल में देखें बॉयज, एक बॉयज जो 12 है वो 40 के पीछे है, ये 40 12 के पीछे हो जाए, ठीक है। 40 आगे हो गया, 12 पीछे उसके रन कर रहा है। मीन्स तो से नंबर का आगे पीछे होना मैटर नहीं करता। मेल्स तो आपस में बात कर रहे हैं, एक ने मतलब वो समझा रहा है, दूसरा ये, मतलब दोनों साथ साथ है, या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर आप नॉमिनल में कुछ भी कर लें, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता।
ऑर्डिनल स्केल में क्या है, उसमें ऑर्डिनल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर से ही निकला है। मीन्स टू से कि जिसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। नॉट ओनली कैटेगराइज वेरिएबल इन सच अ वे एज टू डोनेट अ डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस कैटेगरीज, इट आल्सो रैंक ऑर्डर कैटेगरीज इन सम मीनिंगफुल वे। ठीक है, इसका कोई खास मतलब हो, खास मतलब एक ऑर्डर सेट कर दिया एजुकेशन वाइज के मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स। एक मीनिंगफुल आप देखा जाए कि कोई भी इसको समझेगा उसको फौरन से क्लियर हो जाएगा कि ये एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। The ordinal scale helps the researcher to determine the percentage of respondent who considered interactions with other as most important। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल रिसर्चर को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप डाटा एंटर कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपने फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल से डाटा इकट्ठा किया, आपने एक फोल्डर बना लिया एक्सेल में, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, और आपने टैग पे जाके कोडिंग में किस तरह से हम लोग एंटर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एसपीएसएस पे जब हम डाटा एंटर कर रहे होंगे, मैं वहाँ पे जाके नंबर दे देती हूँ, फीमेल को 1, मेल को 2, फीमेल को 0, मेल को 1। ठीक है, जो मेरा दिल करेगा मैं नंबर दूँ। अच्छा, मैंने जब वो नंबर दे दिया, नॉमिनल में क्या हुआ, मेरी मर्जी, डिपेंड ऑन मी। जब मैं एजुकेशन को एंटर करने लगूंगी, एजुकेशन का डाटा, मैंने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का डाटा मतलब इकट्ठा किया, मैट्रिक से लेके उसके उनके जो था ग्रेजुएशन मास्टर तक का डाटा, तो मैंने वहाँ पे नंबरिंग दे दी। सॉफ्टवेयर में जब मैं डाटा एंटर कर रही थी तो मैंने नंबरिंग दे दी, मैट्रिक को 1, फिर इंटर को 2, फिर ग्रेजुएशन को 3 एंड 4। ठीक है, अब जब मैंने डाटा एनालिसिस रिजल्ट मेरे कंक्लूड होंगे तो वहाँ पे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वो नहीं होंगे, 1 2 3 के नाम से होंगे। मुझे अंडरस्टूड होगा कि 1 मैंने मैट्रिक को दिया, इट मीन्स मैट्रिक के इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंट मार्क्स हैं बच्चों के, ग्रेजुएशन के इतने परसेंट मार्क्स हैं। अब वो परसेंटेज एवरेज निकाल के बता रहे होंगे, ग्रेजुएशन के इतने हैं एंड मास्टर्स के इतने हैं। तो 1 2 3 4 जो अनवन पर्सन होगा उसको तो नहीं पता चलेगा इन्होंने 1 2 3 4 किसको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने वो जो 1 2 3 4 दिया होता है, हमें पता होता है हमने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। अगर फर्स्ट पता चल गया मैट्रिक तो अंडरस्टूड बात है, नेक्स्ट जो 4 कैटेगरीज हैं ऊपर हमने यूनिट ऑफ स्टडीज बता दिया हुआ, मास्टर्स तक के डाटा लिया हुआ है, इट मीन्स ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स होगा। ठीक है, ये मैं आपको जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ फिर मैं आपको क्लैरिटी के साथ और बताऊंगी। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ रिस्पॉन्डेंट डिस्टिंग्विश देम बाय रैंक ऑर्डरिंग देम। ठीक है, इस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि अंडरस्टूड बात है, ये 1 अगर मैट्रिक है तो 2 इंटर होगा, 3rd ग्रेजुएशन होगा एंड 4th मास्टर्स होगा। ईजी, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन 1 2 3 नंबर देने हैं आपने, इसका मतलब है हाईएस्ट से स्टार्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग क्या होता है, आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पहले आपने देखना हाईएस्ट आपकी डॉक्टरेट की है, डॉक्टरेट को करेंगे, फिर आप इसको करेंगे, आप एमफिल को करेंगे। ठीक है, मास्टर्स डिग्री को, फिर कॉलेज डिग्री को, फिर हाई इक्वल, फिर लेस देन हाई स्कूल को। इस तरह से आप अपोजिट वे में आप क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे इसको। ऑर्डिनल स्केल में देखें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड की फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड बेटर है, फिर क्या है, बेस्ट। आपने अब नंबरिंग देनी है, आपने 1 2 एंड 3 दे दी, 1 गुड है, सेकंड जो आपने दी बेटर को दी, एंड थर्ड आपने दी बेस्ट को दी। क्या आप कर सकते हैं बेटर को फर्स्ट पे कर दें, गुड को सेकंड पे कर दें, फिर बेस्ट को थर्ड पे कर दें। एक ये ऑर्डर है, नेचुरल एक जो चीज बनाई गई है, सीक्वेंस हमें पता है, हर चीज को सीक्वेंस को देखने की आदत है। कभी ऐसा हुआ कि एक बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ता है, वो स्किप करके फौरन 5 पढ़ना शुरू करे, 5 के बाद वो 3 पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो इस तरह से जो चीज़ें शफल हो सकती हैं और इसका इन्वायरमेंट पे या नेचुरल जो लोगों का परसेप्शन है देखना उस पर इफेक्ट ना होता हो, वो नॉमिनल हो जाएंगी। तो जिनका तो ऑर्डर चेंज करने से इफेक्ट होता हो, हर पर्सन कोई इसको गलत कर सकता है, वो कहता है बेटर नहीं गुड, गुड बेटर बेस्ट हो सकता है, बेटर गुड बेस्ट नहीं हो सकता। कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो हर पर्सन को पता है, जो इस चीज़ को जानता है। तो ऐसा ऑर्डर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ सेकंड वाले मतलब बेटर को फर्स्ट पे कर दिया है, फर्स्ट पे गुड को सेंटर में कर दिया है, एंड थर्ड वाले को थर्ड पे रहने दिया है। इट मीन्स ये है बेटर गुड बेस्ट। तो ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया। ठीक है, इस तरह के जो स्केल होते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर को चेंज करें तो स्टडी पे इफेक्ट होता हो, इसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। अगेन आप पूछेंगे कि मैम इसका रिसर्च के ऊपर क्या इफेक्ट है, हम क्यों करते हैं।
जब हम लोग डाटा एंटर करेंगे एसपीएसएस पे, कोई रिजल्ट रन कर रहे होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किसका क्या वजह है और इसको क्यों कहते हैं। उसके बाद है इंटरवल स्केल, वेयर एज, इंटरवल मीन्स गैप, इंटरवल का मतलब है गैप, whereas the nominal scale allows us only to qualitative distinguish groups, ठीक है। नॉमिनल स्केल सिर्फ क्वालिटी की बेस पे फर्क पैदा करता है, ठीक है, कि क्वालिटी है मैं कहूँ कि वुमेन जो है एक वुमन मेल में जो क्वालिटी है वो वुमन की निस्बत ज़्यादा है, मेल की क्वालिटी ज़्यादा है, मेल में जो क्वालिटीज़ होती हैं वुमन की निस्बत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि मेल मेल जो है सुपीरियर है फीमेल से, तो मैंने इस बना पे मेल को फर्स्ट दे दिया, फीमेल को सेकंड दे दिया। क्वालिटी की बना पे, ठीक है, क्वालिटी की बना पे आपने उनको नंबर दिए, ग्रुपिंग में नंबर दे दिए, बाय कैटेगराइज देम इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड collectively exhaustive sets and the ordinal scale to rank order the preferences। ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, जो हाई है वो चीज़ वो हाई पे नंबर रैंक है, फिर उसके बाद लो, मीन्स टू से जो एक ऑर्डर नेचुरली बना हुआ है, जबकि नॉमिनल में क्या होता है आप ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज को शफल कर सकते हैं। The interval scale lets us measure the distance between any 2 points on scale. Okay? It measures the magnitude of the differences in the preferences among the individual. तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड को एंड डिफरेंसेस को, प्रेफरेंसेस को अमंग द इंडिविजुअल। इंटरवल स्केल आगे क्या होता है, क्लियर हो गया आपको? ऑल्सो आपको क्लियर हो गया होगा इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल के बाद मैं इसकी तरह एग्जांपल्स आपको बताना चाहूँगी। कहते हैं सर्कल द नंबर दैट रिप्रेजेंट योर फीलिंग्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बेस्ट, देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर, प्लीज आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से जो नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5, कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। आप देखें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा आई इन्वेस्ट मोर इन माई वर्क देन आई गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँ अपने काम को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है 3, ठीक है, और एक ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया, एक ने एवरेज दिया और एक ने नॉर्मल दिया, ठीक है। तो इस तरह के 3 स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझसे अगर पूछा जाएगा कि मैं इनको क्या रैंकिंग दूंगी और मेरे पास स्कोरिंग है 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 का मतलब है टोटली डिसएग्री, मैं कहती हूँ बहुत ही नालायक स्टूडेंट्स है, और 5 मैं उसको दूंगी जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, जिसके फॉर एग्जाम्पल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं, तो मैं कहूँगी एग्री, कम्प्लीटली एग्री, कि मीन्स टू से ये जो पर्सन है ये मेरे नज़र में एक्सीलेंट है, ठीक है। अब जो सेंटर में है फॉर एग्जाम्पल एवरेज में होगा उसको मैं 3 दे दूँगी, मीन्स टू से कि आप इंटरवल के साथ, आप जो एक गैप है, आप एक गैप के साथ जो है स्कोरिंग दे रहे होते हैं, ना किसी नॉमिनल को देखते हैं ना किसी ऑर्डिनल को देखते हैं। आई एग्जैक्ट माई सेल्फ टू मच कंसीडरिंग व्हाट आई गेट बैक इन रिटर्न, ठीक है, मुझे इस ये काम करने से बैक मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चनर देखेंगे, आप कभी क्वेश्चनर को देखें या कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क होता है तो क्वेश्चन आपसे फिल करवा रहे होते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं, और लिकर्ट स्केल का मतलब होता है जैसे यहाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5, इस तरह डिसएग्री होगा कम्प्लीटली, 2 पे होगा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, फिर होगा न्यूट्रल, 3 पे होगा न्यूट्रल, इसी तरह से कम्प्लीटली एग्री है, कम्प्लीटली एग्री है, न्यूट्रल है। इस तरह से स्केलों के नाम बनाए गए होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से 5 पॉइंट पे बनाए कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, नेक्स्ट आपको 5 नंबर दिएंगे 1 2 3 4 5, और उनको 5 के ऊपर लिखा भी जाएगा, 1 क्या शो कर रहा है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है, 4 क्या करता है, 5 क्या करता है। नीचे साइड पे क्वेश्चंस होंगे, इस साइड पे नंबरिंग दी होगी, आपको जो बेहतर लगता है उस क्वेश्चन को पढ़ के आप उसको टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे। इस तरह से जब क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं, ये 5 है, इट मीन्स ये 5 लिकर्ट स्केल पे बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ईयर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब डाटा इकट्ठा हो जाता है फिर आप डाटा को एंटर कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर आप देखते हैं। इसी तरह से अगर 7 हो तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हो, इट मीन्स वो 7 लिकर्ट स्केल का क्वेश्चन ईयर है, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ों को क्लियर करते जाएं साथ साथ। ये जब फाइनल हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक मुकम्मल क्वेश्चनर ड्रा करेंगे और फिर वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, और फिर मैं आपको रन करना बताऊंगी किस तरह से एक रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चनर है, इसके शुरू में देखें कितना है 1 और एंड में कितना है 10, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट लिकर स्केल पे ये काम किया गया है, शुरू में वेरी लो और लास्ट वाला है वेरी हाई। तो इंटरवल का मतलब है सेंटर,
ठीक है। सेंटर वाला देखिए फिफ्थ वाला, इसको उन्होंने कर लिया इंटरवल के साथ, इंटरवल स्केल है। अब यहाँ पे इंटरवल स्केल क्या है, दिस वन सेंटर में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक इंटरवल के बाद, एक गैप के बाद ये चीज आई हुई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशो, ठीक है, रेशो स्केल के। ओवरकम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेरी ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इंटरवल स्केल, ठीक है। कहते हैं जो आर्बिट्रेरी जो गैप था ना, इंटरवल आया था इंटरवल स्केल में, उसको ये खत्म कर देता है, ठीक है। उसकी क्या करता है, ओवरकम कर देता है उसको। इज दैट इट हैज एन एब्सोल्यूट, ठीक है, इट कंट्रास्ट टू एन आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट विच इज मीनिंगफुल मेजरमेंट पॉइंट, ठीक है। वो उसको खत्म करके एक जीरो पॉइंट पे ले आता है, उसको उसको ये क्या कर देता है, उसे कहता है ये एक मेजरमेंट पॉइंट है। मोस्ट पावरफुल ऑफ द फोर स्केल बिकॉज इट हैज अ यूनिक जीरो ओरिजिन। इनका एक जीरो पॉइंट होता है, मेन ओरिजिन होता है, वो होता है वन से स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे इसकी चीजें होती हैं। एंड सब अज्यूम ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर थ्री स्केल्स, इसमें तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उन तीनों की खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे क्वेश्चन एक पूछा गया है, व्हाट इज योर एज। अब एज एक साल की से कम है तो जीरो आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो जितनी एज हो सकती है। तो इस तरह की जो पॉइंट है होता है स्केल, वो बेसिकली क्या होता है, रेशो स्केल होता है। जैसे कि देखें रेशो स्केल में मैंने आपको बताया, वेट मशीन पे देखें, वेट क्या है, जीरो है, जीरो के बाद 290 और इस तरफ पे क्या है 10, जो आपका स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। डिफरेंसेस अमंग द स्केल, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ऑफ फोर स्केल, डिफरेंट किस्म की स्केल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। अगर एमसीक्यू आ जाता है स्केल के टाइप्स, स्केल के कैटेगरीज, तो आपको पता होनी चाहिए फोर है। डिफरेंसेस इनमें क्या है, हाईलाइट डिफरेंसेस उसमें है, यस चारों में डिफरेंस है। ऑर्डर वाइज देखा जाए, नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, जबकि ऑर्डिनल में भी ऑर्डर होता है, इंटरवल में भी मैंने देखा आपको बताया था 5 पॉइंट लिखा है ऑर्डिनल के साथ, ठीक है, ऑर्डर वाइज बनाया गया होता है। एग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री न्यूट्रल, इस तरह से एक ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने कहा फर्स्ट मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें, उसको बात है बाकी क्या होंगी, इसी तरह से फर्स्ट अगर आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर लें तो अंडरस्टूड बात है बाकी क्या होंगी, जितने पॉइंट लिखकर स्केल होगा। उसके बाद रेशो में भी होगा। डिस्टेंस में क्या है, कोई डिस्टेंस नहीं होता नॉमिनल ऑर्डिनल में, इंटरवल या रेशियो में अंडरस्टूड बात है डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिक ओरिजिन, ठीक है, यूनिक ओरिजिन किसी में भी नहीं है, ओनली जस्ट किसमें होता है, यस यस रेशो में होता है। रेशो में किस तरह से होता है, बाकी किस्सों में भी जीरो एलिमेंट नहीं था यूनिक किस्म का, जबकि रेशो में यूनिक एलिमेंट होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉमिनल क्या होता है, मोड, ठीक है, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। और ऑर्डिनल क्या होता है, मीडियन, मीडियन मीन्स मोस्ट सेंट्रल वैल्यू आल्सो, ठीक है। मोड है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, ठीक है, रिपीट आप कर सकते हैं इसको मोड को। ऑर्डिनल को क्या है, एवरेज वैल्यू, सेंटर में जो वैल्यू वही वैल्यू होगी। इंटरवल क्या है, अरिथमेटिक मीन आल्सो इज एवरेज, और जो रेशो है वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हो सकती है। आपको अब इसको ध्यान से पढ़ना है, अगर एमसीक्यूज आ जाता है, नॉमिनल क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, नॉमिनल की मोड है, ऑर्डिनल की कौन सी है, मीडियन है, इंटरवल की कौन सी है, अरिथमेटिक मीन है, एंड रेशियो की कौन सी है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से हैं, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीडियन की बात करें तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज ही आती है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। इंटरवल की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। एंड रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगेन आ जाएगा। सम ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो नॉमिनल के लिए एस स्क्वायर का वर्ड यूज होता है। मैम ये क्या बता रही है, हमें समझ नहीं आ रही, ये आप जब हम करेंगे ना प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी, ठीक है। रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस, टी और एफ, ठीक है, टी स्टैटिस्टिक्स और एफ स्टैटिस्टिक्स, टी स्टैंड फॉर टी स्टैटिस्टिक्स एंड एफ स्टैंड फॉर एफ स्टैटिस्टिक्स, अगेन दोनों में वही चीज है। उसके बाद है रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल बेसिकली ये होते हैं 6 तरह के, ठीक है। डिस्टोमोनियस स्केल, इट इज यूज्ड टू लिख का यस और नो आंसर, जिसका एक ही आंसर, यस में आंसर करो या नो में करो। कैटेगरी स्केल यूजेस मल्टीपल आइटम टू लिख द सिंगल रिस्पॉन्स, ठीक है, मल्टीपल आइटम है और एक जवाब आपने देना है, आपके पास ऑप्शन है, आपने एक जवाब देना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल यूजेस टू असेस रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, एडवर्टाइजमेंट, ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल, ठीक है। आप क्या करते हैं, असेस करते हैं खास किस्म के रिस्पोंडेंट की, जो खास किस्म का ब्रांड इस्तेमाल करता है ड्यू टू देयर एडवर्टाइजमेंट, ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है स्केल है सिमिलर टू सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल की तरह है, बट विद द नंबर और ऑन इन अ 5 और 7 पॉइंट लिकर स्केल आर प्रोवाइडेड।
मैट्रिक में आइडेंटिफाई नहीं होता कि कितने लिकर्ट पॉइंट का आपको स्केल मुहैया किया गया है। ठीक है, आपने ब्रांड एक रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किया और आपने बता दिया कि आपने ये जो ब्रांड पॉपुलर है, ये पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, किस वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से, या इंडिविजुअल किसने यूज़ किया आपको बताया उस वजह से आप कर रहे हैं। जबकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, सेम सिमेट्री की तरह तो है, बट ये है इसके लिक्विड पॉइंट, लिक्विड स्केल बनाए जाते हैं। जैसे आपको पीछे मैंने बताया था नॉमिनल में 5 पॉइंट लिक्विड स्केल बनाया गया था, इंटरवल में बताया गया था, इस तरह 7 पॉइंट लिक्विड स्केल होता है। न्यूमेरिकल में ये चीज़ें स्केल मेंशन होते हैं। उसके बाद है आइटमाइज रेटिंग स्केल, 5 और 7 पॉइंट लिक्विड स्केल एंकर as needed is provided for each item and the respondent state the appropriate number on the side of each item। हर एक आइटम के साथ नंबर एक अप्रोप्रिएट मेंशन होता है। अब लिक्विड स्केल की बारी आ जाए तो डिजाइन टू एग्जामिन हाउ स्ट्रांगली सब्जेक्ट एग्री और डिसएग्री। वन साइड पे होता है ना, आपने 1 अगर सेलेक्ट किया स्ट्रांगली डिसएग्री, 10 आपने सेलेक्ट किया स्ट्रांगली एग्री, दरमियान वाली चीज होगी एग्री, न्यूट्रल एग्री, एवरेज एग्री, इस तरह से लिखा होगा दरमियान में। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑन द 5 पॉइंट लिक्विड स्केल आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का बच्चे मकसद बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये फाइंड आउट कर सके कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो स्टडी है, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी पाई जाती है। अब आप कहेंगे कंसिस्टेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पेपर हमने पकड़ा, उसने उस पर्सन ने, उस रिसर्चर ने जो डाटा एनालिसिस किया हुआ था ऑन सैलरी डाटा, ठीक है, उनने किसी कंपनी की सेल्स एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट उठाया, उस पर रिजल्ट रन किए। अब जब हम उस पेपर को पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसी कंपनी की प्रोफाइल को पकड़ेंगे और वहाँ से कॉस्ट और प्रॉफिट का डाटा उठाएंगे। ठीक है, देखने के बाद जब हम उसको रन करेंगे रिजल्ट, अगर तो सेम रिजल्ट आ जाता है तो हम कहेंगे उस पर्सन ने बिल्कुल ठीक स्टडी किया और रिजल्ट वही आया। अगर मैं 10 टाइम भी उसको रिजल्ट को निकालूंगी तो रिजल्ट वही आएगा, मीन्स टू से डाटा कंसिस्टेंट है। अगर मैंने प्राइमरी डाटा यानी क्वेश्चन के जरिए से डाटा इकट्ठा किया है एक स्कूल का, एक क्लास का, और इकट्ठा करने के बाद मैंने उस पर रिजल्ट कंक्लूड कर दिए होंगे, ठीक है, और मुझे पता चला कि ये जो 5 क्लास है, इनका जो रिजल्ट है वो 80% आए हैं बिकॉज के इनके टीचर्स ने पढ़ाया बहुत अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिजल्ट मैंने कंक्लूड कर दिया, पब्लिश कर दिया आर्टिकल। अब कोई और रिसर्चर था, वो उस पर स्टडी करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह से अपने स्कूल में रिजल्ट कंक्लूड करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो देखेगा क्या सेम रिजल्ट उसका भी वही आया है, कि उसके साथ मैच किया है, क्या वो जो पहले रिसर्चर उससे एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है, किस हद तक डाटा जो है वो रिलायबल है, कंसिस्टेंसी किस हद तक है उसके रिजल्ट के अंदर। तो हमें बताना पड़ता है अपनी रिसर्च के अंदर कि जो हम यूज कर रहे हैं, जो अपना रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, ये रिलायबल भी है या नहीं है। इसका एक मेथड होता है। अब आप सोचेंगे कि मैम हम रिसर्च में किस तरह से करेंगे, जब हम अपने प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हों तो उसमें हम किस तरह से रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो आप एस्टिमेटेड 50 यूनिट्स, 50 जो पहले आपके रिस्पोंडेंट होंगे, या 50% का जो डाटा आपने इकट्ठा किया होगा, आप पहले सेम रिजल्ट 50% पे लगा के देखेंगे। अगर तो उसका रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है वो सिमिलर है जैसा कि रिसर्चर ने किया हुआ है जिस पेपर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इट मीन्स कि मेरा डाटा कंसिस्टेंट है, रिलायबल है। रिलायबिलिटी आपने चेक कर ली, उसकी बना पर फिर आप जो बाकी डाटा रिमेनिंग होगा, 300 रिस्पोंडेंट से करना है, 400 से करना है, आप वो वाला इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आपने 50 का सैंपल लेके उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है कि रिलायबिलिटी वाकई ही डाटा के अंदर पाई जाती है या नहीं। रिलायबिलिटी कभी भी एट द एंड कलेक्शन के बाद 50 एंटर करने के बाद नहीं करते, स्मॉल सैंपल पे करते हैं पहले, ठीक है। Reliability of measures indicate extent to which is without their bias and hence ensure consistent measurement across time, stability and across the various items in the instrument internal consistency. Stability means क्या है? Ability of a measure to remain the same over time despite uncontrollable testing conditions or the state of the respondent themselves. इसमें हम बताते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है, इसमें हम लोग कोफिशिएंट को ऑब्टेन करते हैं विद द रेपिटेशन ऑफ द सेम मेजरमेंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, कि हम उसको जब बार बार टेस्ट करें तो बार बार रिलायबिलिटी वही है, ठीक है ना। कि मैंने पहले 50 का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 300 मेरे पास डाटा आया है स्टूडेंट्स का, तो मैं पहले 50 का करूँगी, रिलायबिलिटी वही है, मैंने नेक्स्ट 50 किया, रिलायबिलिटी वही। इसका मतलब है डाटा रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ टू पैरेलल सेट ऑफ मेजरमेंट टैपिंग द सेम कंस्ट्रक्ट एट हाईली कोरिलेटेड।
मीन्स टू से अगर दो आपने पैरेलल दो कोरिलेशन बनाए हैं और दोनों के दरमियान हाईली कोरिलेटेड है, मीन्स टू से कि उनका जो आपने रिलायबिलिटी निकाली है वो मैच बहुत ज़्यादा कर रही है, इट मीन्स कि वो हाईली आपस में क्या है, वो कोरिलेटेड है। ठीक है, वो किस तरह से पता चलेगा वो हम इंशाल्लाह अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ द होमोजीनियस ऑफ द आइटम इन द मेजरमेंट दैट दैट द कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कि इंटरनल जो कंसिस्टेंसी है, कि जो आप डाटा के अंदर जो कंसिस्टेंसी पाई जाती है वो उन तब पाई जाएगी कि जब जो वेरिएबल आपने लिए वो मिलते जुलते हो, होमोजीनियस हो। ये ना हो कि आप कहीं आप बात टूथपेस्ट की कर रहे हैं और आप जो पीछे बैकएंड पे बात कर रहे हैं वो आप बात किसी और एनिमल की कर रहे हैं। एनिमल थोड़ी टूथपेस्ट यूज करेगा, या तो ह्यूमन बींग करेगा। तो इस तरह की इंटरलिंक ना हो कि आप एक कान को पकड़े हैं दूसरी तरफ आप टांग को पकड़े हैं, कहीं इनका आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा। तो इंटरम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या है, is a test of consistency of the respondent answer to all the items is in a measure। जो भी मेजर किए हैं उस जितनी भी आपने मेजरमेंट किए हैं या आंसर निकाले न्यूमेरिक में आपके रिजल्ट निकले हैं उसका आंसर दे सकें आप, इस वैल्यू को क्या मतलब है, इस वैल्यू को क्या मतलब है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट ऑफ द इंटरम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इज क्रोनबेक अल्फा। क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, रिजल्ट को डाटा को एंटर किया, रिजल्ट कंक्लूड किया, उसमें क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू होती है। अगर क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू 0.5 से अबव होती है तो हम कहते हैं डाटा रिलायबल है, डाटा की रिलायबिलिटी है। मीन्स टू से कि कंसिस्टेंसी पाई जाती है कि जो पहले किसी ने रिसर्च की है उसके रिजल्ट के साथ हम लोग मुत्तफिक हैं। ठीक है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी रिफ्लेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन द टू हिल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मजीद उन दोनों में कोरिलेशन भी पाई जाती है, हम ये भी कह सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, आज का लेक्चर तो हमारा सिर्फ इतना ही था। हमें बेसिकली आज जो डिस्कस किया, हमने मेजरमेंट ऑफ स्केल्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा 7 और 8 है, हम मजीद जो पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक रिसर्च क्वेश्चनियर को बना सकें। रिसर्च क्वेश्चनियर को मैंने कहा हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि किस किस तरह से हम लिकर्ट स्केल को बनाते हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, हम ये सब के सब चेक करेंगे। आफ्टर क्वेश्चनियर बनाने के बाद हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब रिजल्ट को रन करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा, अगर जो क्रोनबेक अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से अबव आई तो हम कहेंगे डाटा हमारा रिलायबल है, वो भी 50 का सैंपल लेके। ठीक है, अगर उससे कम आई तो हम कहेंगे डाटा हमारा रिलायबल नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी पाई नहीं जाती। ठीक है, यहाँ तक का आज तक का हमारा लेक्चर था, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन हो ग्रुप में से पूछें, आप जितना पूछेंगे उतनी अच्छी आपको रिसर्च आएगी। ठीक है, आज तक के लिए बच्चों इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।